हेलो, गुड इवनिंग व्यूअर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द इंडियन वेलर में। और मैं हूं आपका होस्ट हिमांशु निर्माण। और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं बहुत ही खास मेहमान जो कि इंडियन आर्मी के रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं। इन्होंने श्रीनगर में जीओसी रहे हैं 15 कॉर्प्स के। इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड। सर ने इंडियन आर्मी 1977 के अंदर ज्वाइन करी थी और ये एज ए लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हुए 2016 के अंदर। गुरमीत सर ने इंडियन आर्मी में टोटल 40 ईयर्स तक अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें इन्होंने इंडिया में और इंडिया के बाहर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में भी इन्होंने सर्व किया है, जिसमें इराक ईरान बॉर्डर पे एज अ पीस कीपर रहे थे और वहाँ पे इन्होंने एक अपनी बटालियन भी कमांड करी थी। इसके अलावा सर श्रीनगर में स्थित जीओसी रहे हैं जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग 15 कोर के। 15 कोर जो एक मुख्य रूप से एक इंसर्जेंसी फाइटिंग फोर्स है, जिसका गठन ही आतंकवादियों से लड़ने के लिए किया गया था। साल 1916 से ये फोर्स हमारी इंडियन आर्मी की एक सहायक सहायक फोर्स रही है, जिसका गठन आज़ाद भारत में 1956 के अंदर किया गया था। और ये 1988 से लगातार कश्मीर में जितने भी इंसर्जेंस ऑपरेशंस हैं या एंटी इंसर्जेंसी ऑपरेशंस हैं, उसके खिलाफ लगातार लड़ते आ रही है। सर ने कश्मीर के अंदर जम्मू एंड कश्मीर में अपनी सेवाएं साल 2004 से लेकर 2014 तक दी थी, जिसमें ये बारामूला के अंदर ही पोस्टेड रहे। और इसके अलावा इन्होंने काफ़ी सारे बटालियंस और एक ब्रिगेड को भी इन्होंने हेड किया, जिसमें मैं मुख्य रूप से आपको बताना चाहूँगा। सर ने एज अ ब्रिगेड कमांडर ये रहे बारामूला के अंदर, और ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ रहे श्रीनगर के अंदर, जहाँ पे इन्होंने और ये रहे जीओसी काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में किश्तवाड़ के अंदर, डोडा और रामबन में। और ये एज अ कॉप्स कमांडर रहे मौजूद श्रीनगर के अंदर। सर ने इसके अलावा ये डायरेक्टर रहे हैं इंडिया चाइना एक टीम बनी थी, जिसके अंदर इंडियन आर्मी की तरफ से और चाइनीज आर्मी के बीच में सर ने एज अ एक अपने मिलिट्री डेलीगेशन में बीजिंग को भी विजिट किया है, और उसके अलावा शंघाई भी गए हैं। और ये 2 बार पाकिस्तान भी जा चुके हैं एज अ इंडियन मिलिट्री डेलीगेशन की तरफ से विजिट करने के लिए। इसके अलावा रिटायरमेंट के बाद में सर काफ़ी सारे न्यूज़पेपर्स के लिए आर्टिकल्स लिखते हैं, और ये एक बहुत ही विशिष्ट सिक्योरिटी एनालिस्ट हैं, जिन्हें आप भारत की विभिन्न टीवी शोज पे देख सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से आज तक और रिपब्लिक टीवी चैनल मौजूद हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो में। हिमांशु जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि ये मेरा सौभाग्य है कि आपके यूट्यूब चैनल इंडियन वेलर, और जब नाम ही वेलर हो तो किसी भी फौजी के लिए एक बहुत सौभाग्य की बात है कि आपके साथ में बैठकर वार्तालाप करने का एक मौका मिला है। जी, धन्यवाद सर। तो सर, तो दर्शकों, आज हमारा ये शो रहेगा मौजूदा शो रहेगा निर्भर पूरे जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्योंकि सर ने अपने लाइफ के 10 साल निकाले हैं कश्मीर में, और इन्होंने उस जगह को अपनी आंखों से देखा है, और पूरा जितने भी वहाँ पे आतंकवादी घटनाएं हुई हैं उनको अपनी आंखों से देखे, और पूरा उनका एक्सपीरियंस इन्हें गेन है। तो सर आज का सर हमारे सर ये शो है जो सर कश्मीर में पाकिस्तान की तरफ से जो एक आतंकवादी घटनाओं की जो शुरुआत हुई थी साल 1988 से लेके, और सर इसका ये डाउनफॉल कैसे हुआ, सर उसके ऊपर हमारे दर्शक आपसे सर जानना चाहेंगे। तो सर मेरा आपसे पहला सवाल ये है कि सर ये जो आतंकवादी घटनाओं का इतने ये शुरुआत 1988 में 1988 में आतंकवादियों की शुरुआत हुई कैसे सर, इसके बारे में सर थोड़ा सा हमें बताएं। आपका सवाल बहुत अच्छा है कि जो कश्मीर में टेररिज्म का दौर है कब से शुरू हुआ है। देखिए, ये जानना बहुत जरूरी है सबसे पहले कि सबसे पहले प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई। जैसे हमको इंडिपेंडेंस मिली उसी के बाद में ये प्रॉब्लम शुरू थी, और पाकिस्तान ने तो हद कर दी कि 22 अक्टूबर 1947 में उन्होंने रेडर से शुरू करके भारत के ऊपर में कश्मीर के अंदर में हमला किया। 22 अक्टूबर 1947 का पहला कदम था उनका। और उसके बाद में जिस प्रकार से एक्सेशन का सिग्नेचर हुआ, और 26 अक्टूबर को 1947 को जब पहली भारतीय सेना टुकड़ी फर्स्ट सिख की श्रीनगर के एयरपोर्ट में उतरी, तभी से जो पाकिस्तान की नापाक चाल थी उसके अगेंस्ट में लड़ना शुरू कर दिया। तो मैं तो कहूंगा कि कश्मीर की लड़ाई तभी से 26 अक्टूबर से ही शुरू हुआ है 1947 की। तो जिस प्रकार से उसके पश्चात में 1965 की लड़ाई हुई, 1971 की हुई, और उसके बाद में 1988-89 जब जम्मू कश्मीर के अंदर में इलेक्शन हुए, उसके बाद में इसको जो पहले से ही जो पाकिस्तान की
मैं कहूंगा कि उनकी इल इंटेंशन थी, हेट इंडिया, एंटी इंडिया, और उसको जो उन्होंने रूप दिया उस प्रकार उस समय के ऊपर में उन्होंने इस इलाके के अंदर में टेररिज्म की शुरुआत की, प्रॉक्सी, झूठ, जिहाद, फंडामेंटलिज्म, एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म के रूट के ऊपर में। और तभी से ये शुरू में मैं कहूंगा कि बहुत चुनौतीपूर्ण थी, लेकिन जिस प्रकार से भारत ने और मुख्यतः भारतीय सेना ने इसका डटकर सामना किया, उसके बाद में हालत को काफी अच्छी तरीके से इसको संभाला। और देखिए, ये तो सौभाग्य की बात होती है किसी भी फौजी के लिए, किसी भी सैनिक के लिए अपने राष्ट्र के लिए कुछ करने के लिए एक मौका मिले। तो मैं पहले 1983 के टाइम के ऊपर में कंपनी कमांडर था पुंछ में एलओसी के ऊपर में, और वो पहला मौका था। लेकिन उस वक्त के ऊपर में एलओसी पे प्रॉब्लम थी, लेकिन इस लेवल की टेररिज्म नहीं थी। लेकिन उसके बाद में मेरे को मौका मिला 2004 में, और 2004 से 2014 तक 10 साल जम्मू और कश्मीर के अंदर में काउंटर टेररिज्म के ऊपर में एक भगवान ने, राष्ट्र ने एक मौका दिया। और ये दौर बहुत ही एक प्रोफेशनलिज्म, इन्वॉल्वमेंट का, और अपने पूरे देश के लिए एक मैं कहूंगा एक सॉल्यूशन ढूंढना, एक काउंटर टेररिज्म को किस प्रकार से इंजाम दिया जाए, ये ना केवल भारत के लिए, पूरा दुनिया ने भारत से सीखने की जरूरत है कि किस प्रकार से काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करने चाहिए। क्योंकि हमने जो काउंटर टेररिज्म है वो एक बहुत ही एथिकल तरीके से और बहुत ही एक प्रोफेशनल तरीके से किए हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, जब भी भारत की सेना में सबसे अच्छी बात क्या है कि आप किसी भी ओहदे में जाते हैं, चाहे आप जनरल बने या कुछ भी बने, लेकिन जो शुरुआत होती है वो सेकंड लेफ्टिनेंट से ही होती है। और भारत की सेना बहुत ही अच्छे तरीके से आपको ट्रेनिंग देती है। और मेरा तो सौभाग्य ये था कि मैं कश्मीर के अंदर में एज ए ब्रिगेड कमांडर जब पहला मौका मिला, उससे पहले मणिपुर और नागालैंड के अंदर में काउंटर इंसर्जेंसी का एक मौका मिला था। उसके बाद श्रीलंका भी मैं 2.5 साल वहां पर काउंटर टेररिज्म किया, और उसके पश्चात में पंजाब में ब्लू स्टार में, और उसके बाद में यूनाइटेड नेशन में भी जब हम गए थे तो उधर में ईरान के अंदर में उनका जो कुर्दिस्तान का काउंटर टेररिज्म था उसका भी एक बहुत अच्छी सीख मिली। तो इन सब सीखों के पश्चात जब एज ए ब्रिगेड कमांडर बारामूला के अंदर में पोस्टिंग हुई, तो ये शुरुआत थी मेरे एक सौभाग्य की, जिसने मेरे को काउंटर टेररिज्म में बहुत ही बड़ा एक रोल करने का मौका मिला। और मैं तो कहूंगा कि मेरे जवानों की, मेरे ऑफिसर, जूनियर, सीनियर और भगवान के मैं कहूंगा उनके आशीर्वाद से ना केवल ब्रिगेड कमांडर, लेकिन कश्मीर के अंदर में उसके बाद में बीजीएस, फिर उसके बाद में जीओसी काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स, और उसके बाद में कोर कमांडर श्रीनगर में, जो एक भारतीय सेना में एक बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही चैलेंजिंग अपॉइंटमेंट है, ये सब करने का मौका मिला। इससे पहले मैं एक भी शब्द बोलूं कश्मीर और काउंटर टेररिज्म, उससे पहले मैं बहुत ही सच्चे दिल से, मैं श्रद्धा के साथ में उन सब सैनिकों का, उन सब ऑफिसर्स का जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, मेरे साथ थे, और आज वो स्वर्गों में बैठे हुए हैं, जिन्होंने देश के प्रति सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपने प्राणों की आहुति दी ताकि हमारा देश सिक्योर रहे, और जो भी संकट हमारे देश पर आता है उसको एकदम विफल किया जाए। तो आज जो हालत कश्मीर में है, ये मेरे उन्हीं साथियों के कारण है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। और मेरे इस सफर में, कश्मीर के सफर में, मेरे बहुत ही अजीज जवान, बहुत अजीज यंग ऑफिसर्स और बहुत ही अजीज सीनियर ऑफिसर्स ने अपने प्राणों की आहुति दी। तो मैं कहूंगा कि इस वक्त में मुझे उन सब की याद आती है, और ऐसा लगता है कि वो भी मेरे को स्वर्गों से सुन रहे होंगे कि उनका साथी आज आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर में क्या बोल रहा है। थैंक यू सर। तो सर मेरा सर आपसे सर इसी संदर्भ में एक सवाल है कि सर जैसे आपने बताया कि कश्मीर के अंदर जैसे ऑपरेशंस होते हैं सर जनरली ये, तो सर इसमें सबसे बड़ी चुनौती का सामना क्या करना पड़ता है हमारे वहाँ के जवानों को, सर इसके बारे में कुछ बताएं। हिमांशु जी, ये आपका बहुत सुंदर सवाल है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी ऑफिसर के लिए काउंटर टेररिज्म में उसको दिमाग में एक चीज पक्का होती है कि
देखिए मैं किसके लिए काउंटर टेररिज्म कर रहा हूं? मैं काउंटर टेररिज्म कर रहा हूं अपनी आवाम के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। इसलिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि मेरे ऑपरेशन करते वक्त में मेरे अवाम को कोई हानि नहीं होनी चाहिए। तो ये इंश्योर करना कि मेरे अवाम को हानि ना हो, इसलिए जरूरी है हर एक सैनिक के लिए कि मेरा काम एकदम प्रोफेशनलिज्म के तरीके से हो। तो हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं कि हम इंटेलिजेंस और ट्रेडिंग के ऊपर में बहुत जोर देते हैं। इंटेलिजेंस मेरे हिसाब से मैंने जो सबक सीखा कश्मीर में, मैं तो ऐसे कहूंगा कि 80% इंटेलिजेंस के ऊपर में काम करने की बहुत जरूरत है। अपने आप को एकदम ट्रेनिंग, एकदम हर वक्त ट्रेन करके रखना पड़ता है। अगर आपका ट्रेनिंग अच्छा है, आपका इंटेलिजेंस अच्छा है, तो आप अपना जो काउंटर टेररिज्म का ऑपरेशन करते हैं वो एकदम प्रिसीजन और सर्जिकल तरीके से करते हैं, ताकि सिर्फ वो जो टेररिस्ट है आपके सामने में उसी को खत्म किया जाएगा। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि कभी कभी ऐसा लगता था कि जो अगर पता लगता था कि ये टेररिस्ट लोकल टेररिस्ट है, मतलब है कश्मीर का और इसने टेररिज्म ज्वाइन किया है, तो हम सदा उसको एक मौका देते थे कि देखिए आपके पास मौका है, आप सरेंडर कर दीजिए। लेकिन अगर हमारे सामने में पाकिस्तानी टेररिस्ट था या फॉरेन टेररिस्ट था, उसको तो हमने कभी छोड़ा ही नहीं। मतलब उसका तो मरना बस तय है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए एक पूरे माहौल में एक चीज सीखी कि जो टेररिस्ट होते हैं इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। एक ना एक दिन उनको मरना है, क्योंकि वो गलत रास्ते पर हैं और भगवान भारतीय सेना के साथ में है। तो ये दिमाग में बिल्कुल क्लियर था कि उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है, उसमें हबड़ा डबडी नहीं करनी है, उसको एकदम बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से उसको एकदम सराउंड करके, एकदम आइसोलेट करके, एकदम पिन पॉइंट तरीके से मारना है। और ये कोशिश रहती थी कि उतना ही असला इस्तेमाल हो जितना उस कार्य के लिए चाहिए, और अपने आप को कंट्रोल करना, अपने आप को बहुत ही तरीके से करना, और ये भी रहता था कि हमारी कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत ऐसे मौके आए कि जहां पर हमको भी हमारे साथियों को अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। और वो हम सोचते हैं कि एक बहुत खुशनसीब सैनिक होता है जो अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए अपने प्राणों की आहुति दे। देखिए हमारे लिए तो ऐसा है नाम, नमक और निशान, मतलब कि हमने तो अपना एक एक कदम, एक एक कर्म अपने देश के लिए करना है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि एक चीज सीखी है जिंदगी में कि सबसे इंपॉर्टेंट है अपना बडी, जो मेरे साथ वाला साथी है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और हम बड़ी पेयर के अंदर में ही काम करते हैं। और एक बात पक्की है कि अगर इंफॉर्मेशन पक्की है, ऑपरेशन बिल्कुल ठीक से ऑर्गेनाइज किया है, इंटेलिजेंस अच्छी है, तो सफलता आपको अवश्य ही मिलेगी, उसमें कोई शक की बात नहीं है। हाँ, ये दृढ़ निश्चय करना पड़ता है, एकदम फियरलेस तरीके से करना पड़ता है, और उस इरादे से करना पड़ता है कि मेरे देश के अगेंस्ट ये जो टेररिस्ट है इसको मैं जीने नहीं दूंगा। बस यही था। और एक नशा होता है, एक पैशन होती है एक फौजी के अंदर में, और इस पैशन के साथ में वो 10 साल कश्मीर के अंदर में बिताए हैं और एकदम अपना आत्मा, अपनी आस्था और अपने देश के साथ में प्रेम करते हुए पूरे कदम लिए हैं। जी, तो सर आपने सर ये बताया कि पूरा जो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन है इसका आपने बताया कि सर इसमें इंटेलिजेंस का सबसे मुख्य रोल होता है। तो सर अगर ऐसा कई बार भी क्या आपको देखने को फील हुआ है कि आपके पास इंटेलिजेंस नहीं था और फिर भी ऐसे कुछ आतंकवादी घटनाएं घटित हुई, सर उसको काबू में करने के लिए सर क्या योजना बनाई जाती थी इंडियन आर्मी के द्वारा? देखिए हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपकी इंटेलिजेंस ठीक हो। आपको कॉन्टिजेंसी प्लानिंग करनी पड़ती है, आपको हर एक चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ता है। और मैं कहूंगा कि अ, बड़ी बात यह है जब भी हम अपने कंपनी ऑपरेटिंग बेस से निकलते हैं तो मालूम नहीं होता कि वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। जैसे अपने कंपनी ऑपरेटिंग बेस से निकलते हैं तो एकदम आप हर एक डेंजर को समझते हुए, हर एक थ्रेट को समझते हुए, हर एक चैलेंज को समझते हुए निकलते हैं, और किसी भी कॉन्टिजेंस के लिए तैयार रहते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि इंटेलिजेंस एक दो आदमी की, लेकिन हाँ एकदम ज्यादा नंबर हो गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए
2009 की बात है, मार्च का महीना था। मैं बीजीएस कर रहा था, ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ 15 कोर में। तो हमारे पास में इंटेलिजेंस थी कि एक फॉरेन टेररिस्ट का दस्ता तंगधार और लीपा वैली उस साइड से इन्फिल्ट्रेट हुआ है। मौसम बहुत खराब था, और जब मौसम खराब होता है, बहुत स्नो होती है, तो उस वक्त जो इनके टेररिस्ट के जो होते हैं कमांडर, वो इनको पुश करते हैं, इनको नशे की गोल वो देते हैं, ड्रग्स देते हैं, और एकदम बिल्कुल पुश करते हैं कि आप इन्फिल्ट्रेट करो। जी सर। तो पता चला कि एक ग्रुप आया है और बड़ा ग्रुप है, और लीपा वैली और तंगधार के पीछे एक इलाका है हफरूडा फॉरेस्ट। बहुत ही मैं कहूंगा कि बहुत ही थिक जंगल है। जब मैं ब्रिगेड कमांडर था इसी इलाके के अंदर में, तो मैं उस इलाके में काफी डोमिनेटिंग पेट्रोल के साथ भी गया था, और उस इलाके को बहुत बारीकी से जानता था। और इतना टफ इलाका है कि उसके अंदर में हमको मालूम था कि केव्स भी हैं, और कई डगआउट्स हैं, कोई हाइडआउट्स हैं। तो ये जो ग्रुप पाकिस्तान से आया था, ये यहाँ पर मिल चुका था, ऐसी खबर थी। और ये बहुत ज्यादा असला लेके अपने साथ में आया था। सर मैं और ये आपको बहुत करना चाहूंगा। सर आप ये उस घटना के बारे में बता रहे हैं इसमें 17 आतंकवादी मारे गए थे और एक इंडियन आर्मी के 8 जवान शहीद हुए थे। बिल्कुल हिमांशु साहब, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, मुझे याद आती है मेजर मोहित शर्मा जी की, जिनको भारत ने पीस टाइम का सबसे बड़ा अवार्ड दिया था, अशोक चक्र। वो पहले भी सेना मेडल थे, वो पैरा एसएफ के थे। शुरू में उनकी कमीशन मद्रास रेजिमेंट हुई थी, और इतने बहादुर थे। और देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये ऑपरेशन 5 दिन चला था, फ्राइडे से लेकर ट्यूसडे तक। और हमारे पास में इंटेलिजेंस भी थी कि किस जनरल इलाका में है। तो 10 स्क्वायर किलोमीटर, और वो भी जंगल के इलाके में, थिक जंगल के इलाके के अंदर में ऑपरेशन चला 5 दिन। और देखिए, उसके अंदर में 17 टेररिस्ट को मार गिराया था, और लेकिन हमको 8 जवानों की प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उसके बाद में 6RR जो राष्ट्रीय राइफल है, उसने भी इस इलाके में ऑपरेशन चलाया, और उन्होंने भी 6 को मारा। तो ओवरऑल आखिर में 25 टेररिस्ट को मारा गया उस ऑपरेशन में। लेकिन उसके लिए जो भारत माता ने अपने सपूतों को खोया, वो बात अलग है। और जो मेजर मोहित शर्मा थे, उन्होंने 4 टेररिस्ट को मार गिराया। उन्होंने अपने 2 टीममेट्स को बचाया, आखिरी जो क्षण होते हैं जीवन में, उसके अंदर में। और मैंने तो इस इलाके को देखा हुआ है। और जब आप जाते हैं तो आप किसी भी वक्त में अम्बुश में आ सकते हैं, या आपके ऊपर में एक्सप्लोजन या स्नाइपिंग हो सकता है। मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। देखिए, हमको इनपुट थी कि इस इलाके में है, तो मैं ब्रिगेड में बीजीएस था, तो हम लोग पूरे ऑपरेशन को कंट्रोल कर रहे थे अपनी क्षमता के मुताबिक। तो पता लगा कि एक उनका जो जब सब ऑपरेशन खत्म हो रहे थे, मतलब हम पूरा आइडेंटिफाई कर चुके थे, तो हमारा एक ग्रुप वेट कर रहा था जंगल के एक कोने में। जी सर। तो जो उनका रेडियो ऑपरेटर था, जो उनका खास पढ़ा लिखा आदमी था, जिसका रेडियो जीपीएस का जो कर रहा था एंकर, वो ऐनक डाले हुए था। पढ़ा लिखा होगा जिंदगी में तो ज्यादा से, और वो अपना जीपीएस के साथ में जा रहा था, अकेला हो गया था वो। और हमारे पास में 10 फिगर ग्रिड रेफरेंस थी, मतलब उसका बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन था। तो ये जो उस इलाके में हमारी पार्टी थी, उसको पास किया कि इस इलाके में ये उनका टेररिस्ट जा रहा है, ये जगह है। और उन्होंने इसको देखा 100 मीटर से, 50 मीटर से, फिर पास आने दिया। और जब सिर्फ 15-20 मीटर था, तब ठोका। वो लास्ट टेररिस्ट था। तो वो दिन याद आता है कि हमारा जो स्वर्गीय पोस्टमस मेजर मोहित शर्मा जी हैं, अशोक चक्र, सेना मेडल, उनकी बहादुरी का उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि किस प्रकार योद्धा लड़ते हैं, और किस प्रकार से हमारे पैरा
स्पेशल फोर्सेस है। इसके पहले भी उन्होंने सोपोर के अंदर में उनको सेना मेडल से को अवार्ड दिया गया था। उन्होंने जी बहुत ही अच्छा काम किया था। और ये हमारे सब के लिए एक बहुत मान की बात है, बहुत प्राइड की बात है। और जैसे आपने बोला कि इंटेलिजेंस पहले कम होती है, फिर इससे बढ़ती रहती है, जी लेकिन सर। अभी के हालत में मैं कहूंगा कि जो कश्मीर की आवाम है, वो फौज का आज के दिन में बहुत साथ देती हैं, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बताती हैं, और ये कश्मीर के अंदर में आज के दिन में सबसे बड़ा बदलाव है। जी, तो सर आपने जो सर अभी ऐसे हमें बताया ऐसा कि मेजर मोहित शर्मा के बारे में और ऐसे ही जुड़े हुए कुछ साथियों के बारे में, सर मेरा आपसे एक प्रश्न है कि सर ऐसा क्या कारण है कि सब जो कश्मीर घाटी के जो नौजवान हैं, ये अपनी राह से भटककर आतंकवाद का रास्ता क्यों अपना लेते हैं? देखिए, ये आपका बहुत ही सेंसिटिव क्वेश्चन है। मैं तो कहूंगा इसके बहुत कारण हैं, जी सर। और ये हमारा सबकी जिम्मेवारी है कि जो कश्मीर का भटका हुआ यूथ है, वो पूरा भारत के निर्माण में जुड़ना चाहिए। सबसे जी पहली बात तो हमने बहुत कोशिश की है कि उनको समझाएं, लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान ने इतने साल एक रेडिकलाइजेशन, एक एक धर्म को इस्तेमाल करके उनको बरखलाने की कोशिश, जिस प्रकार से उन्होंने कॉग्निटिव डोमेन यानी कि सोच विचार के ऊपर में एक हमला किया। और आज तो हमने जितनी भी कश्मीर की मदर्स हैं, अभी हमारा वुमेन एम्पावरमेंट डे है, मतलब पूरा विश्व मना रहा है, जो कश्मीर की माताओं को यही है कि वो अपने बच्चों को बोलें कि ये गलत रास्ता है और वापस आए। और जो यूथ है वो अपनी माँ को अवश्य सुनते हैं, और इसमें बहुत फर्क भी पड़ा है। देखिए, मैं आपको एक बहुत ही, क्या कहूं, एक बहुत ही नाजुक सी बात सुनाने वाला हूं। जी सर, बिल्कुल। मालूम नहीं है किस प्रकार से सुनाऊं आपको। ये बात है लोलाब की। हम्म, जो कश्मीर में एक लोलाब वैली है, बहुत ही सुंदर जगह है, एक ऑक्टोपस जैसी एक वैली है। प्राकृतिक ने उसको बहुत देन दी है। वहां के लोग भी बहुत सुंदर हैं, बहुत अच्छे हैं। और ये जो गुरेज इलाका है उसके डेप्थ में आता है। जी तो मैं एज ए कोर कमांडर, मेरे को ये इलाका बहुत अच्छा लगता था। मैं जब ब्रिगेडियर था तब भी इस इलाके में बहुत जाता था, जी और इसमें टेररिज्म का भी लेवल हाई था। तो एज ए कोर कमांडर मैं गया वहां पर, तो एक स्कूल में गया था। तो एक बच्चा मेरे को बार बार देख रहा था, छोटा बच्चा था, बार बार देख रहा था जब मैं बैठा हुआ था। ऐसा मेरे को लग रहा था कि ये मेरे से कुछ बात करना चाहता है। तो जब मैं निकला तो मैंने उस बच्चे को अपने साथ लिया, और एकदम साइड में एक प्रिंसिपल के साइड कमरा था, मैंने उसको बोला कि आप मेरे को कुछ बताना चाहते हैं? तो बोलता हाँ जी। कहता है कि कुछ टेररिस्ट हैं, 3 टेररिस्ट हैं, वो हम्म, हमारे घर में आते हैं और बहुत गलत काम करते हैं। जी तो आप समझ सकते हैं कि वो क्या जी बोल बिल्कुल। रहा था। वो एक छोटा बच्चा, और ये जो पाकिस्तान से फॉरेन टेररिस्ट है, ये आके उनके घर में आके गलत काम करते थे, उनके लेडीज से, जी मदर भी शामिल। बिल्कुल। तो मैंने उसको एक कागज पे नंबर लिख के दिया, अपना मोबाइल नंबर। मैंने बोला बेटा, जब हम्म, होगा तो आप सिर्फ ये बोलना कि अंकल वो हैं, हम्म, बाकी मैं संभाल लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। जी और बिल्कुल सर। उसने अपना घर बताया, मेरे को मालूम था उसका घर कहां पर है। हम्म, तो मैं कुछ दिन के बाद में हेलीकॉप्टर लेके उधर में गया। तो जो कंपनी कमांडर था, मैंने उसके साथ में शेयर किया, और मैंने उसको बोला किसी को नहीं बताना है, आप बिल्कुल तैयारी रखना, जैसे मैं आपको खबर दूंगा आपने इसके ऊपर में एक्शन लेना है। ये बच्चे ने मेरे को कहा है, और मेरे को किसी भी हालत में इस परिवार की मदद करनी है, उनको तकलीफ है। जी तो एक दिन शाम को आया टेलीफोन, उसका मोबाइल। हम्म, मैं तो इंतजार कर रहा था। तो उसने वही मैसेज दिया, आई सेड फिक्र मत कीजिए। बस मैंने उधर में अपने बताया, उन्होंने कोऑर्डिनेट किया, कॉर्डन किया, और तीनों को मार गिराया। जी तो बहुत अच्छा लगा कि कोई बच्चे ने हमको इस प्रकार बताया, और हम्म, उनके परिवार की तकलीफ हमने एकदम उन तीनों टेररिस्ट को मार गिराकर खत्म की। उसके बाद में हम और जब इस बातों में गए, उनसे कुछ नंबर, उनके मोबाइल वगैरह मिले, तो उससे और भी जो प्रोसेस था आगे बढ़ा।
तो उसके ठीक 1 महीने के बाद में हम उनका मॉनिटर करते रहे और जी। पता चला कि एक बड़ी कॉन्फ्रेंस उस इलाके में करने वाले हैं, जंगल के इलाके में। जी। एंड उसमें आशा थी कि 5 से 7 टेररिस्ट लीडर वहां इकट्ठे होंगे। जी सर। और हिमांशु जी, ये किस प्रकार भगवान भी मदद करता है। एक जिस प्रकार भगवान कृष्ण बोलते हैं कि आप कार्य करते रहिए, आपको पूरा फल मिलेगा। जी सर। तो मैं बीच में एक दिन की छुट्टी लेके मैं अमृतसर गया, गोल्डन टेम्पल। जी। और वहां पर मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों जहां पर अपना मत्था टेकते हैं, वहां मत्था टेका और भगवान से अपनी 15 कोर और अपना हर एक जवान के लिए प्रेयर की। और फिर कुछ ऐसा लगा कि भगवान ने कुछ स्पेशल आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद में मैं अपने गेस्ट रूम में आया, और जैसे ही गेस्ट रूम में आया तो मेरे को फोन आया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल और 5 टॉप टेररिस्ट लीडर कॉन्फ्रेंस करते हुए उनको मार गिराया और हमारी कोई भी कैजुअलिटी नहीं है। देखिए किस प्रकार आपने इंटेलिजेंस की बात की थी, और एक बच्चे ने इंटेलिजेंस दिया। पहले 3 को गिराया, फिर 5 टेररिस्ट लीडर्स को गिराया। लेकिन इसके लिए एक ही चीज चाहिए कि आपकी प्रोफेशनलिज्म, आपका सर्जिकल ऑपरेशन और आपके अपनी ट्रेनिंग, अपनी टीम और अपने आस्था के ऊपर में और अपने राष्ट्र के लिए प्रेम होना चाहिए। तो ये बहुत ही नाजुक ऐसे कई वाक्य रहे हैं जिंदगी में, जिसमें बहुत ही मजा आया है, बहुत ही लगन से काम किया है और भगवान ने भी बहुत साथ दिया है। जी। तो सर आपसे सर मेरा सर अगला सवाल ये है कि सर आप अभी के दौरान सर जो पाकिस्तान की तरफ से एक वेपन सपोर्ट चल रहा है, वेपन सपोर्ट प्रोग्राम चल रहा है टेररिस्ट के लिए, जैसे वो ड्रोन्स के थ्रू एक वेपन्स गिराते हैं एलओसी की बॉर्डर पे, और उसमें सर अभी इन दिनों हाल के दिनों में इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ हथियार बरामद किए। सर मुख्य रूप से M4 कार्बाइन जो एक अमेरिकन मेड राइफल है, वो काफी इन दिनों देखी जा रही, पकड़ी जा रही है। तो सर आप क्या देखते हैं कि M4 राइफल एक पाकिस्तानी आर्मी काफी यूज करते हुए, तो पाकिस्तान आर्मी का इस खुले तौर पे सपोर्ट कर रही है टेररिज्म को कश्मीर वैली में? आज से नहीं, ये टेररिज्म के पहले दिन से ही सपोर्ट कर रही है। जी। और इन्होंने ड्रग मनी, इस्लामिक मनी और ब्लैक मनी, और आप जो भी कहिए जहां से भी ये पैसे लाए हैं और जो भी इनको एड मिली है अमेरिका से, चाइना से, जो लोन लिया है, इसको इन हथियारों की खरीदारी में और टेररिस्ट को सपोर्ट करने में लगाया है। जी। क्योंकि इनकी दिशा ये रही है कि पाकिस्तान आर्मी, आईएसआई और टेररिस्ट ग्रुप की कि इनको बिल्कुल लेटेस्ट हथियार दिए जाए, इनको लेटेस्ट इक्विपमेंट दी जाए, इनको जो कम्युनिकेशन इक्विपमेंट। इसके अलावा मैं कहूंगा कि इन्होंने बाकी भी बहुत हथियार, ना सिर्फ M4, लेकिन जिस प्रकार से स्नाइपर राइफल और कम्युनिकेशन सेट, आमतौर पर जब भी हमने इनको पकड़ा है उसके अंदर में चाइनीज ग्रेनेड, बहुत ही एकदम टॉप एंड ये कम्युनिकेशन इक्विपमेंट, बहुत ही अच्छे हथियार इनको दिए गए हैं। लेकिन एक बात पक्की है, इनको कुछ भी मिल जाए, इसके पीछे तो जो इनकी नीति है, नियत है, वो तो बिल्कुल नापाक है। और भगवान भी ऐसे वालों को मदद नहीं करता है। हाँ, हमारे लिए चैलेंज है, ये हमारे सबके लिए चैलेंज है। आपने बताया कि ये ड्रोन से, और ये ड्रोन से जो सप्लाई करने का तरीका है, ये ज्यादा पंजाब के बॉर्डर की तरफ से है। क्योंकि हम जो कश्मीर है, जम्मू है, इस इलाके में काफी डोमिनेट करते हैं। जी और सर। इनको मालूम है कि यहां पर कोई भी गलती करेंगे तो उसका जो रिटेलिएशन होगा वो बहुत प्यूनिटिव होगा, और बहुत ही प्रिसीजन से हम करते हैं। जब जी। ये सीज फायर वायलेशन करते हैं तो उसका जो जवाब देते हैं हम, जो रिटेलिएशन करते हैं, एकदम बिल्कुल एकदम एक बहुत ही प्यूनिटिव सजा देने के लिए, प्रिसीजन इफेक्ट के लिए वो करते हैं। और इनको मालूम है कि जब जब ये गलती करेंगे तो भारत का जो जवाब होगा वो बहुत ज्यादा होगा। और अभी तो देखिए जो ट्रेंड है हमारा, कि जिस प्रकार से हम प्रीएम्प्टिव, प्रोएक्टिव और प्यूनिटिव एक्शन लेते हैं पाकिस्तान के ऊपर में, ये बिल्कुल एक नया दौर है। और हमारी लीडरशिप भी देखिए, मिलिट्री लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप, वो हार्ड डिसीजन, रेजोल्यूट एक्शन और नेशनल विल को एक्सप्रेस करते हैं। और ये इसने स्थिति बहुत बदल दी है। मैं कहूंगा कि 5 अगस्त 2019 में जो हमने बड़ा फैसला लिया है, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करके,
और जो 2 यूनियन टेरिटरी को बनाया है और जो सर्वे ऑफ इंडिया ने नवंबर 2019 में मैप इशू किया है, इन सब का, और जिस प्रकार से वैली के अंदर में हमने ऑल आउट ऑपरेशन चलाया, आपने तो देखा है कि किस प्रकार 221 टेररिस्ट को मार गिराया है, किस जी प्रकार पाकिस्तान ने एलओसी के ऊपर में 4650 सीजफायर वायलेशन की है। और अभी देखिए आज के क्षण के ऊपर में उसकी क्या कंपल्शन है कि उसने सीज फायर के लिए रिक्वेस्ट किया। आप तो देख सकते हैं कि किस प्रकार, और वो ये सब हुआ है 2020 में, जब ईस्ट लद्दाख में एलएसी भी एक्टिव थी और एलओसी भी एक्टिव था। और उस वक्त के अंदर में भारत सेना ने जो जवाब दिया है दोनों चाइना और पाकिस्तान को मिलाकर, उसी का ये रिजल्ट है कि चाइना पहली बार हिस्ट्री में जिस इलाके में आया वहां से उल्टे कदम लिए हैं, पुल बैक किया है। और पाकिस्तान की ये कंपल्शन हुई है कि उसने सीज फायर में के अंदर में उन्होंने एलओसी के ऊपर में सीज फायर की रिक्वेस्ट की है, जो भारत ने मान लिया है, डीजीओ में टॉक और जॉइंट स्टेटमेंट में किया है। देखिए, हमने भारत के अंदर में, कश्मीर के अंदर में, जम्मू और कश्मीर के अंदर में जो हमारा काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर में, उसको बहुत ही स्ट्रांग बनाया है। जी सर। यही कारण है कि पाकिस्तान ने जितनी भी कोशिश की है इन्फिल्ट्रेशन की, वो विफल हुई है, और उनकी जो इन्फिल्ट्रेशन सक्सेस हुई है उसका नंबर बहुत कम है एज कंपेयर टू द अर्लियर ईयर्स। और जिस प्रकार से भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस ने काउंटर टेररिज्म किया है, बहुत बड़ी सफलता मिली है। और मैं कहूंगा कि अभी जो डायरेक्शन है बिल्कुल अलग हो गया है कश्मीर का। जी, तो सर आपने सर अभी बताया कि काउंटर इंसर्जेंसी जो ऑपरेशंस है और जो एक काउंटर इंसर्जेंसी ग्रिड है, उसके कारण, तो क्या सर ये प्रमुख कारण है इस साल कश्मीर में जो भी हालिया दिनों में जो एकदम से कमी आई है आतंकवादी घटनाओं में, ये उसी का मुख्य कारण आप इसे मानते हैं सर? देखिए, ये जो कश्मीर के अंदर में टेररिस्ट इंसिडेंट की कमी आई है, जो नंबर इन्फिल्ट्रेट हुए हैं पाकिस्तान की तरफ से जो कम हैं, मैं कहूंगा कि इसका कारण है कि हमारा जो एलओसी के ऊपर में काउंटर इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड है, वो हमने स्ट्रांग बनाया था और बहुत इफेक्टिव है। आपको तो मालूम है कि एलओसी फेंस भी है, और उसके अलावा जो मॉडर्न टेक्निक्स, सर्वेलेंस की, डोमिनेशन की, इंटेलिजेंस के अंदर में जो टेक्निकल इंटेलिजेंस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, साइबर इंटेलिजेंस, वो भी बहुत पुख्ता की हैं। इसके अलावा सबसे अच्छी जो चेंज हुई है काउंटर टेररिज्म के अंदर में, वो ये है कि अभी अवाम से भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिलती हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है इंटेलिजेंस के लिए। इसके अलावा देखिए आप कि भारत की सेना 1990 से इस इलाके के अंदर में काउंटर टेररिज्म कर रही है, जो हमारा अभी स्टैंडर्ड है पूरे वर्ल्ड में काउंटर टेररिज्म में नंबर 1 माना जाता है, और वो भी एकदम एथिकल तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से। और यही कारण है कि भारत की जो सेना और सिक्योरिटी फोर्सेस है, उन्होंने जो टेररिज्म की हालत थी, जिस प्रकार आपने शुरू में पूछा कि कब शुरू हुआ था, 1989 से जो लेवल था, उसको अभी इस लेवल पे लाके खड़ा कर दिया है कि जो नंबर ऑफ टेररिस्ट है बहुत कम है एज कंपेयर टू अर्लियर टाइम। जो काउंटर टेररिज्म ग्रिड है वो बहुत इफेक्टिव है। इनके कारण अभी हमारे राष्ट्र के पास में एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इस इलाके के अंदर में गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, अपने आवाम की देखभाल कर सके, और जो उन्होंने तकलीफ सही है इतने पिछले 30 साल से, उसको हटकर डेवलपमेंट, पीस, आपने देखा कि किस प्रकार जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो इलेक्शन हुए थे डीडीसी के, उसमें किस भारी मात्रा में लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो ये यही दिखाता है कि जो कश्मीर की आवाम है वो चाहती हैं डेवलपमेंट, वो चाहती हैं पीस, वो चाहती हैं कि जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट हो, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो, वहां पर बिजनेस, ट्रेड हो, टूरिज्म हो। और ये पूरे भारत का एक, मैं कहूंगा कि जिम्मेवारी है कि कश्मीर के अंदर में गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एकदम पुख्ता होना चाहिए। जी, तो सर मेरा सर आपसे आखिरी सवाल ये है कि सर आप क्या मानते हैं सर कि जो कश्मीर के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादी हमले हुए हैं और आतंकवादियों को मारा गया है, तो सर उससे कितना भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं भारत में अभी तक पिछले 30 सालों में सर?
देखिए, एग्जैक्ट नंबर मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन जो ये पूरे टेररिज्म का दौर रहा है 30 साल जी। का, इसका नुकसान बहुत ज्यादा हुआ जी। है। एग्जैक्ट नंबर मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन वहां पर श्रीनगर के अंदर में एक हमारी म्यूजियम है, हम्म। जो आर्मी वालों ने जितने हथियार वगैरह इकट्ठे किए थे उनका डिटेल है। जी सर। तो मैं तो कहूंगा कि आप उससे 3-4 डिवीजन खड़ी कर सकते हैं, इतने हथियार बिल्कुल। हमने उनके पकड़े हैं, एक सर इतना मैंने एक असला अनुमान पकड़ा पढ़ा, है। मैंने एक कुछ एक इंटेलिजेंस के हवालों से भी पढ़ा था कि टोटल 80,000, मोर देन 80,000 वेपन्स अभी तक इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी गिफ्ट कर चुकी है टेररिस्ट के थ्रू। मेरे को लगता है कि ये उससे भी ज्यादा नंबर होगा, जी। उससे भी ज्यादा नंबर होगा। मेरे हिसाब से तो देखिए, जो इस पूरे दौर के अंदर में हम्म। जो हमारे अवाम के लोगों की जो जिनकी मौत हुई है, जी। नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्ड हैं जो बहुत ज्यादा हैं। मोर देन 25,000 जो सर, 25,000। हाँ, जो हमारे जवानों ने अपने प्राणों की शहादत दी है, जी बिल्कुल सर। बहुत बड़े नंबर है। और ये जो वेपन आपने पूछा है, ये एक्चुअली आपने डॉट फिगर के बारे में बात किया है, वो मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से उस असली के अंदर में आराम से 2-3-4 डिवीजन के हथियार के बराबर होगा। जी। क्योंकि इन्होंने जितना भी कोशिश थी इनकी, जितना भी इंटरनेशनल मार्केट से इन्होंने AK-47 लेकर इनको भेजा है, वो बहुत ही बड़ा नंबर था। हम्म। और देखिए, पाकिस्तान ने ये कश्मीर के अंदर में टेररिज्म करने की कोशिश की, इसका नतीजा वो खुद भुगत रहा है। जी आज पाकिस्तान टूटने की कगार में है, सेल्फ बिल्कुल। डिस्ट्रक्शन के स्टेटस में पहुंच गया है। बिल्कुल। उनके देश का एक भी पैमाना नहीं है जो ठीक है, वो हर एक जगह फेल हुए हैं। चाहे उनकी इकोनॉमी हो, उनकी डिप्लोमेसी एकदम आइसोलेट हो चुकी है, उनका जी। गवर्नेंस एडमिनिस्ट्रेशन एकदम तबाह हो गया है, उनके अवाम की तकलीफ, उनके नेशन की तकलीफ। और वो आज ऐसी स्थिति में पहुंच गए हैं, उनके ऊपर में जो डेब्ट कर्जा है इतना ज्यादा हो गया है। एक्चुअली उन्होंने कश्मीर में टेररिज्म चलाने के कारण अपने आप को जला के अपने आप को तोड़ने के लिए काम किया है, और इसका जो असर है ना, उनके ऊपर में अगले 100 साल तक रहेगा। जी बिल्कुल सर। तो सर एक मेरा सर आपसे एक छोटा सा प्रश्न ये है कि जो सर ये आतंकवादी घटनाओं की सर जो लगातार बढ़ोतरी थी स्टार्टिंग में जो सर दर्शकों में देखी गई थी, तो इसकी मुख्य वजह सर क्या रही? मुख्य वजह सर, मुख्य तौर पे। देखिए, मुख्य कारण ये था कि पाकिस्तान की पॉलिसी इसी प्रकार रही है। हम्म। उनके उन्होंने अपने अपने जीने का एक दायित्व, डायरेक्शन, स्ट्रेटेजिक डिसीजन नहीं लिया कि हम हेट इंडिया और एंटी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, पहली बात। जी सर। सेकंड था कि उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजीज, जो जो एक देश की स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, डायरेक्शन है, हम्म। उसकी दिशा 22 अक्टूबर 1947 से ही कश्मीर के ऊपर में लगाई गई थी। हम्म। उसके बाद में उन्होंने सोचा कि उनको अफगानिस्तान में एक अमेरिका की लड़ाई लड़ने के लिए एक मौका मिला है, तो हम्म। वो उसको इस्तेमाल करके फिर दोबारा कश्मीर के ऊपर में टेररिज्म का एक दौर शुरू कर सकते हैं। जी। तो उन्होंने इस चीज के ऊपर में अपना पूरा स्टेट को लगा दिया, और जो उन्होंने अपने नेशन और अपने आवाम की जो बलि चढ़ाया है, वो आप खुद ही देख सकते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी हालत कर लिया है। और आज की स्थिति ऐसी है, देखिए, कि अभी आ, ये तो उसको तो कोई नहीं रोक सकता है कि पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान दोबारा इंडिया में रीइंटीग्रेट किया जाएगा। जी। ये इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन और टाइम, और आने वाले समय में अवश्य होगा। हम्म। और ये जो पाकिस्तान ने कश्मीर के अंदर में अपनी पॉलिसीज लगाई, हम्म। उसके कारण ये पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान का जो हमारा मुद्दा है, वो और भी जल्दी हो जाएगा। और जी। इसी कारण, कश्मीर के कारण, पाकिस्तान ने अपना नापाक गठबंधन जो चाइना के साथ में जोड़ा। आपने हम्म। देखा है कि उल्टा चाइना ने पूरा पाकिस्तान को किस प्रकार खा गया है। हम्म। वो उसकी इकोनॉमी को,
उसकी जगह को, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को किस जी बिल्कुल प्रकार सर। चाइना ने हड़प लिया है, किस प्रकार जी उसने इकोनॉमिक कॉलोनाइजेशन किया है और उनकी टेरिटरी के ऊपर में क्या कोशिश कर रहा है। तो जी जो पाकिस्तान ने ये स्ट्रेटजी बना के अपना ही, मैं कहूंगा कि अपना ही बेड़ा घर, क्या बोलते हैं, बेड़ा बेड़ा गर्क। गर्क किया है, वो जी उन्हीं को मालूम है। वो तो एकदम सेल्फ डिस्ट्रक्शन की, एकदम 1 इंच अवे फ्रॉम सेल्फ डिस्ट्रक्शन की हालत में पहुंच गए। जी। तो सर आपको बहुत बहुत सर धन्यवाद सर आज हमें समय देने के लिए। सर आशा करते हैं कि आगे भी सर हम आपसे हमारा ये संवाद जारी रहेगा। तब तक के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं बाकी जितने भी सुनने वाले हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी आपको मौका मिलता है, ये इंडियन वेलर हिमांशु जी का जो यूट्यूब चैनल है, इसको देखिए। और इनका जो मिशन है, विजन है, वो राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र को निर्माण करने की तरफ में है। तो अवश्य ही आप इनको सब्सक्राइब और इनको देखिए। जय हिंद। थैंक यू सर।